हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनुराज शर्मा एंड आज हम मरीन इकोसिस्टम के दूसरे भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम कोरल रीफ और ओशन डीप के बारे में भी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरल रीफ्स जो है वो एक, उसको हम कहते हैं मासेस ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स का ये एक मास होता है, या एक ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण का है जिसमें कि चूना जो है किसी एक जो ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं कोरल्स, उनके शरीर से चूने का रिसाव हो रहा होता है और ये चूना की जो है आपस में वो चिपकते चले जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का एक निर्माण करते हैं जिसे हम कोरल्स भी कहते हैं। कोरल्स असल में एक हैबिटेट के तौर पे भी काम करता है, जहाँ पे कि बहुत सारे छोटे छोटे अन्य जीव भी वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हैबिटेट का मतलब ही होता है जहाँ पे आप जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है समझने वाली, ये चीज़ कि कोरल्स के ग्रो करने के दो इंपॉर्टेंट बहुत कंडीशन है। पहली चीज़ ये कि वहाँ पे तापमान आपको हमेशा गर्म मिलना चाहिए, दैट इज वार्म टेम्परेचर्स वहाँ पे हो। मैं यहाँ पे वार्म कह रहा हूँ, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर्स नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वार्म टेम्परेचर्स का तात्पर्य है हमारा कि तापमान लगभग वहाँ पे 22 डिग्री से लेके 36, 37 या 38 डिग्री तक में आपको तापमान रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे सनलाइट जो है वो पर्याप्त मात्रा में आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट जो है पर्याप्त मात्रा में हमेशा आपको शैलो एरियाज जो होंगे ओशन के, ठीक है, या पर्टिकुलरली वैसा एरिया जहाँ जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल फुट वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे कि समुद्र की गहराई अभी बहुत अत्यधिक नहीं है, तो वहाँ पे आपको हमें सूरज की मिलने वाली रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो उन एरियाज के अंदर में कोरल रीफ बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं। और ये जो तापमान और इस ढंग से सनलाइट का कंडीशन ये हमें कहाँ मिलेगा, तो ये हमें भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री साउथ में दोनों ही एरियाज में हमको वैसा देखने को मिलता है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि कोरल रीफ है क्या। तो कोरल रीफ कोरल्स जो है असल में एक एनिमल्स की कैटेगरी आती है, इसको हम कहते हैं निडेरिया। ठीक है, इनफैक्ट एनिमल्स के बहुत सारे अन्य ग्रुप भी हैं, जैसे कि एकिनोडर्माटा है, प्लैटीहेलमिन्थ्स हैं, ठीक है, पोर्फिरिया है, ठीक है, इस ढंग से। तो उनमें से एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया क्लास में आते हैं। निडेरिया असल में एक ऐसा क्लास है जो कि उसमें अधिकतर जो जीव रहने वाले हैं, ठीक है, वो ओशन में या पानी में रहने वाले मरीन इकोसिस्टम के रहने वाले जीवों को अक्सर निडेरिया भी कह दिया जाता है। तो इसमें आपको कुछ जीव ऐसे मिलेंगे जो कि एक स्टिंगिंग सेल जैसा एनिमल दिखेंगे, जैसे कि जेलीफिश और हाइड्रा देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो खास समझने वाली ये भी चीज़ है कि कोरल पॉलिप्स हैं, उनको अक्सर कहा जाता है कि ये स्मॉल सी एनिमोन्स की तरह भी लगते हैं, ठीक है, या जिनके टेंटिकल्स हैं या भुजाएं भी हैं, ठीक है, और वो किसी भी जीव को एटलीस्ट डंक मार के, ठीक है, उसे वो आपको कह सकते हैं कि हमें मूर्छित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें स्मॉल सी एनिमोन्स भी कहा जाता है। एनिमोन्स का तात्पर्य होता है एक ऐसे प्लांट्स जिसके पत्ते होते हैं, ठीक है, या उनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत रंगीन है और वो ब्राइट कलर में नजर आ रहा होता है। ठीक है, कोरल्स के बारे में कहा जाए तो अमूमन ये कहा जाता है कि कोरल्स असल में एक ऑर्गेनिज्म आपका एक जीव ही है, ठीक है, या मतलब कहें कि एनिमल कहते हैं, इसे हम प्लांट्स नहीं कहते हैं, बट इसको भी लेके दो मत हैं। ठीक है, कई ग्रुप ऐसे भी हैं जो इनको एक प्लांट्स की कैटेगरी में भी आपका इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनकी आकृति जो होती है, ठीक है, वो काफी कुछ प्लांट से भी बहुत रिजेंबल करती है। बट इसे हम अभी ये मानेंगे कि कोरल्स असल में एक एनिमल्स की कैटेगरी में ही आता है। दूसरी चीज़ है कि कोरल्स का निर्माण कैसा हो सकता है। जैसे देख सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर्स में दिख रहा है ऊपरी भाग में, इसमें कि पॉलिप्स दिख रहे हैं। कोरल्स के वो स्ट्रक्चर्स जो आपस में चूनों का रिसाव कर करके आपस में जुड़ चुके हैं, उन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर से लाइमस्टोन का, ये चूने का धीरे धीरे रिसाव कर रहे होते हैं और आपस में ये धीरे धीरे जुड़ते भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कोरल है वो मृत्यु के बाद में, उसकी अगर मृत्यु भी हो जाए, ठीक है, तो जो चूने का जो निर्माण उसने रिसाव किया है, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर वो वहीं पे वैसा रहता है और अन्य जो नए जीव हैं, ठीक है, वो आके उन चूने की जो चट्टानें पहले से बन गई उसमें आके अपना अत्यधिक और भी अपना रिसाव करते हैं और उसके साथ में वो जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, कोरल्स का जो एक जीव है, ठीक है, वो एक ही स्थान पे रहता है, उसको कहते हैं सेसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, लंबे समय के अंदर में क्या है कि जैसे कि एल्क हॉर्न कोरल के अंदर में, ठीक है, एक कोरल के मरने के बाद में जो नए कोरल्स आ रहे हैं वो आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं और में क्या एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण भी करते चले जाते हैं। तो ये इनका एक फीचर देखने को हमें मिलता है। कोरल रीफ्स के बारे में ये कहा जाता है कि कोरल्स जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं अलगी के साथ, जिसको कहते हैं जूज़ैंथेली। ठीक है, जूज़ैंथेली एक असल में एक ऐसा अलगी है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ठीक है, सूरज की रोशनी में अपना भोजन अपना बनाता है, साथ साथ में और क्या है, कोरल्स को, ठीक है, भोजन वो उपलब्ध कराता है, साथ साथ में ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध कराता है। और रिटर्न ये जो अलगी है वो क्या करता है, कोरल से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है,
वो उनसे प्राप्त करता है। तो ये एक प्रकार का परस्पर संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनको कहते हैं जिसमें कि दो जीव आपस में एक दूसरे से आके जुड़ते हैं और दोनों को ही पर्याप्त रूप में फायदा मिलता है। ये देख सकते हैं कि कोरल लीव्स की दो क्लासेस यहाँ पे दिखाया गया, एक सॉफ्ट कोरल्स एंड हार्ड कोरल्स। के अंदर में सॉफ्ट कोरल्स लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये इजीली आराम से टूटा जा सकता है और ये जनरली टेंटिकल स्ट्रक्चर्स में या भुजाओं के रूप में देखने को मिलता है। हार्ड कोरल्स भी हमें बहुत देखने को मिलता है जो सरफेस के साथ में ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। कोरल लीव्स की एक बात और भी है कि कोरल लीव्स ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अकेले ही होते हैं। ये मैंने पहले भी कहा कि वो दूसरे जीव के लिए भी हैबिटेट के तौर पे डेवलप होते हैं, ये हैबिटेट अपना ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, अन्य जीवों के रहने के लिए भी। तो यहाँ पे कई छोटे जीव भी रहते हैं देखने की, जैसे कि स्पॉन्ज है, ठीक है, वर्म्स है या चालियाँ है, श्रिम्प है, क्रैब है, केकड़े और कई प्रकार के मॉलस्क, ठीक है, या घोंघा भी प्रजाति के हमें जीव यहाँ पे देखने को अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इनके आसपास में कई बड़े जीव भी मिलते हैं जैसे कि मछलियाँ, सी टर्टल, सी स्नेक्स, ठीक, और मरीन मैमल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज आती है इसके अंदर में कि कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन जो उसके जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग का तात्पर्य होता है कि अगर जिन क्षेत्रों में कोरल्स, ठीक है, अगर वहां पे ग्रो कर रहे हैं तो वहां का तापमान अगर अत्यधिक बढ़ जाए तो क्या होगा, कोरल्स का धीरे धीरे डेथ होनी शुरू होती चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन एल्गी पे, ठीक है, अगर वहां पे अगर एल्गी जिनके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनकी ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो कोरल्स क्या करते हैं, वो परस्पर जो संबंध है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, अपने आप को विड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो विद टाइम क्या होगा, कोरल्स जो हैं, ठीक है, जो बहुत सारे रंगों में आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि पिंक है, वायलेट है, ठीक है, ब्लू है, आपको लाइट ग्रीनिश कलर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, उजले पड़ने लग जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। जनरली दो मुख्य कारणों से इनकी कोरल्स की मृत्यु होती है। पहला कारण जो कि अल नीनो का कारण है, जिसमें कि वार्म वाटर का इंट्रूजन हो जाता है। हमने पहले भी क्लासों में पढ़ा है, ठीक है, कि एल नीनो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, इक्वेटर के एरिया से गर्म पानी का जो प्रवाह है, ठीक है, वो ठंडे इलाकों में होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रक्रिया से भी क्या होगा कि ये जो जिन एरियाज में कोरल्स ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ का तापमान सडनली बढ़ जाएगा और उनकी डेथ हो सकती है। दूसरा मैनमेड कारण भी हो सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं मानवीय कारण, जिसमें कि हम जान सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, जिसमें पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे अगर बढ़ता चला जा रहा है तो उस वजह से क्या होगा कि कोरल्स जो है, ठीक है, वो वार्म वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, पर वो हॉट वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते और तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो वो भी इनकी डेथ हो जाती है। दूसरी कई अन्य कारण वो चीज़ है कि जो फिजिकल डैमेज भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, कोरल्स के जिस एरियाज में तो शैलो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या है कि व्यापार के कारण से, ठीक है, या टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अक्सर इन कोरल्स को तोड़ा जाता है ताकि इनके बीच में से रास्ते बनाए जा सके कि बड़े बड़े शिप्स या छोटे जो जहाज है वो आराम से रास्ता करके रास्ता बना के अंदर तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके, ठीक है। एक चीज़ और भी जिसको भी बोलते हैं डायनामाइट फिशिंग भी होने लगी है, ठीक है। आपको जो रीफ का एरिया है उसको भी पर्टिकुलरली जो लोग हैं, ठीक है, वहां जाके जो मछुआरे हैं खासकर, वो भी इसका फिजिकल डिस्ट्रक्शन या फिजिकली इसको तोड़ रहे होते हैं ताकि वहां जो उन क्षेत्रों में डेवलप करने वाली मछलियां हैं, ठीक है, उनको पकड़ा जा सके, ठीक है, या फिशिंग एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके। एक कारण और भी आता है, इसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट और पोल्यूशन में तात्पर्य यह भी हो जाता है कि तटवर्ती क्षेत्रों में, जैसा हमने पहले जाना था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो वो अगर धीरे धीरे लॉस होने लग जाए तो वहाँ का न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट्स जो है, ठीक है, वो वहाँ से बाकायदा फ्लो करके ओशन के साथ में या सी के साथ मिक्स करने लग जाएगा और वहाँ पे आपकी कोरल्स नहीं भी ग्रो करेंगे, ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोरल्स जो है, ठीक है, अगर बहुत सारा किसी क्षेत्र के अंदर में न्यूट्रिएंट्स या सेडिमेंट्स अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में आके जमने शुरू हो जाए कोरल्स के ऊपर में, ठीक है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट हो जाता है या फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं अल्गल ब्लूम हो जाना, ठीक है, क्योंकि अलगी के लिए बहुत सारी अत्यधिक मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाए तो उनकी ग्रोथ बहुत सडनली बढ़ती चली जाती है। हमने इसको पहले भी जाना था यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में इसको, ठीक है। तो वो भी अगर प्रोसेस अगर होना शुरू हो जाए या एक्टिव हो जाए तभी उस क्षेत्र के अंदर में कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड चौथा कारण इसको बोलते हैं फिश एंड कोरल ट्रेड के अंदर में कोरल्स का व्यापार भी होता है। इनको आज की डेट में कमर्शियल डेट के अंदर में लोग एक्वेरियम या इनके अंदर में भी कोरल्स को लोग सजावट के तौर पे भी लेते हैं, तो वो भी इस वजह से इनको तोड़ा जाता है और फिशिंग के लिए भी इनको तोड़ा जाता है, ठीक है। एक कारण और भी है जिसको बोलते हैं इंक्रीज एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। हमारे वायुमंडल के अंदर में जो ओजोनोस्फेयर है, ठीक है, अगर वहां पे अगर धीरे धीरे छेद होना शुरू हो जाए तो ओजोन में अगर छेद हो
हो जाए तो वहाँ से बहुत अत्यधिक मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है वो पृथ्वी पर आनी शुरू हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ाएंगी। और क्या है कि इसका अत्यधिक अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों का अगर अत्यधिक मात्रा में एक्सपोजर हो जाए तो भी वो कोरल्स को डैमेज कर सकती है। फिर हमारा आता है हमारा ओशन मरीन इकोसिस्टम का लास्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं ओशन एज इटसेल्फ, ठीक है, जो मरीन प्रोसेस के लिए जो पूरा एक फिजिकल ग्राउंड देता है, ठीक है। तुम जान सकते हैं कि ओशन का स्ट्रक्चर आप देखें तो ओशन स्ट्रक्चर में हमें एक साइड में स्लोप दिखता है एंड हमको वॉल्यूम का कंटेनमेंट दिख रहा होता है। तो स्लोप को देखें तो ठीक है, स्लोप हमारा मेनली 3 भागों में डिवाइडेड होता है। कॉन्टिनेंटल फ्लूट, ठीक है, जो कि हमारा आपका पृथ्वी का जो इलाका है या तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है जो कि पानी से के द्वारा अब कवर्ड है, ठीक है। फिर मिलता हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, और फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इन चीजों को हमने पहले ओशनोग्राफी में भी पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं और उसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया है वो जहाँ पे कि आपको लगातार स्लोप धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती है और फाइनली वो जाके किसी ट्रेंच में या एबाइसल प्लेन, ठीक है, वो प्लेन जो कि समुद्र के या कह सकते हैं महासागर का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एबाइसल प्लेन। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो वहां पे आके मिल रहा होता है और क्या कहते हैं ट्रेंच का भी निर्माण करता है। ट्रेंच मतलब एक गहरा खड्डे के रूप में हमें या कह सकते हैं जमीन पे उकेरी गई ऐसी लंबी सी, ठीक है, गड्ढा कह सकते हैं, ठीक है। जैसा हम देखते हैं सड़कों के ऊपर में अक्सर तारों को बिछाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है लंबी सी दिशा के अंदर में, ठीक है, तो उसको भी ट्रेंच ही कहा जाता है। तो ये हमें ऐसे इस प्रकार का ट्रेंच हमें ओशन फ्लोर पे भी देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे फेमस है वो मारियाना ट्रेंच भी है, हमें देखने को मिलती है जो लगभग समुद्र तल से 35,000 फीट के नीचे में भी है। इसके अलावा हमें क्या ओशन फ्लोर के ऊपर में हमें जियोलॉजिकल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ की जो अन्य प्रकार की कई वहाँ पे फीचर है। जैसे कि मैं बताता हूँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल वेंट वो चीज़ है जहाँ की पृथ्वी की सतह ओशन की सतह के ऊपर में ऐसे लोकेशंस, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि आपको ज़मीन से बहुत सारी ऊर्जा निकल के आ रही है। मीन्स आपका जो हमारा क्रस्ट का मेंटल एरिया है, ठीक है, वहां से ऊर्जा, ठीक है, भले वो आपको वोल्केनिक के रूप में, ठीक है, या लावा के रूप में हमें इस प्रकार से ऊर्जा जब बाहर निकल रही है वो पानी को धीरे धीरे गर्म करती चली जाती है। तो उन छिद्रों को या उन पॉइंट्स को हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमें ओशन फ्लोर के ऊपर में वोल्केनोज हमें बहुत सारे मिलेंगे, हमें बहुत सारी फॉल्ट लाइन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेंटल के ऊपर में तैर रहा हमारा कॉन्टिनेंटल या ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, वो भी आपस में टकराता है या आपस में एक दूसरे से दूर आता है तो फॉल्ट लाइन का वहां पे निर्माण होता है, तो वो भी वहां पे दिख सकता है। और इन्हीं फॉल्ट लाइन के पास में जितनी अगर मूवमेंट होती है तो वो हमारा अर्थक्वेक या सुनामी को जन्म भी दे रही है। तो इसके अलावा हमें ओशन फ्लोर के ऊपर में, ठीक है, या एबाइसल प्लेन कहा जाए, समुद्र के तल पे जो मिलने वाला मैदानी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं एबाइसल प्लेन, ठीक है। और जो वो एक्टिव जियोलॉजी हमें वहां पे बहुत देखने को मिलेगी, खासकर जो जितने भी सुनामी या हम कह सकते हैं अर्थक्वेक्स का जो मेजर एरिया है, ठीक है, वो हमें यही क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कई फीचर और भी मिलते हैं जैसे कि सी माउंट्स एंड ग्योट्स भी देखने को हमें मिलते हैं। बायोजोग्राफिकली देखा जाए तो हम ओशन को क्या करते हैं या ओशंस को डिवाइड करते हैं मुख्यतः हम लोग 3 भागों के अंदर में। सबसे पहला भाग जिसको ऊपरी भाग और इसको यूफोटिक जोन भी कहा जाता है। यूफोटिक जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्या सनलाइट पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, ठीक है। अगर सनलाइट पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है तो वहां पे क्या होगा, प्रकाश का संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वहां पे बहुत अच्छा होगा। इस वजह से क्या होगा कि वहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है, तो उस कैटेगरी में आता है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड नेक्टॉन्स। उनकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छी वहां पे देखने को मिलेगी। कई छोटे जीव्स आपको देख सकते हैं। इस इमेज का सबसे टॉप का जो जोन है जहाँ पे सबसे बड़ी आपको मछली दिख रही है, ठीक है, वेल, शार्क्स, ठीक है, ये आपको पर्याप्त मात्रा में वहां पे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे आपका हैबिटेबल रीजन होता है ओशन में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो सबसे हम बायोजियोग्राफी के लिए क्या करते हैं, ओशन को सबसे ऊपरी भाग में डिवाइड करते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस संभव है, उसको कहते हैं यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन के नीचे में आता है, इसको बोलते हैं बेथायल जोन। बेथायल जोन वो जोन है जिसको कहते हैं ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है। ट्वाइलाइट जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पे कि रोशनी तो उपलब्ध हो रही होती है पर वो सूरज की अत्यधिक किरणें नहीं होती, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस वहां पे संभव नहीं है। ट्वाइलाइट को ऐसा भी समझा जा सकता है जैसे कि चांद से मिलने वाली दुधिया रोशनी, ठीक है। तो ये क्षेत्र बिल्कुल वैसा ही है।
यहाँ पे हमें अन्य छोटे जीव भी बहुत सारे मिल सकते हैं। श्रिम्प मिलेगा, क्रैब्स आपको मिल रहे होते हैं, छोटे फिशेस मिल रही होती है, एंड कई मॉलस्क प्रजाति के भी जीव आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड हमारे पास थर्ड जिसको बोलते हैं सबसे नीचा इलाका, जिस ठीक है इसको बोलते हैं एबाइसल जोन। एबाइसल जोन हमारे जो ओशन का है वो डार्क जोन है, ठीक है। ये ऐसा जोन है जहाँ पे कि ऊपर वाले जल का बहुत अत्यधिक प्रेशर भी रहता है और यहाँ पे अन्य प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। कई ऐसे जीव है जिसके बारे में अभी तक बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। तो एबाइसल जोन जो है वो कंप्लीटली डार्क जोन है, यहाँ पे सूरज की किरणें वो बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाती है। लगभग ये क्या 2000 फीट के नीचे में 2000 मीटर के लगभग वो हमें नीचे देखने को ये हमें मिल रहा होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि बेंथिक जोन। बेंथिक जोन एक ऐसे जोन को कहा जाता है, ठीक है, जो कि ओशन के बॉटम में है, ठीक है। और वहां पे क्या करते हैं हमारे जो एनिमल्स रहते हैं वो हमारी जनरली डिकम्पोजर्स हैं या स्कैवेंजर्स हैं। तात्पर्य ये चीज है कि जो हमारे ऊपर का दो जोन है, यूफोटिक जोन और बेथाइल जोन, ठीक है, इस क्षेत्र में जब रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं या जीव हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके अंश जो है वो क्या करते हैं, पानी में धीरे 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 सिंक करते हुए नीचे वाले बेंथिक जोन में चले जाते हैं। एबाइसल जोन का भी नीचे वाला जोन जो है लोअर हाफ जिसको कहते हैं, तो उस जोन में पहुंच जाते हैं। और ये जीव क्या करते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें मिल सकते हैं या अन्य जीव बड़े ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो ऊपर से आने वाला जीव जो है, ठीक है, उनके डेड बॉडीज को ये खाते हैं और उस पर इनका जीवन निर्भर करता है। तो उसको कहा जाता है बेंथिक जोन। उसके बाद हम दो चीज़ जानना चाहेंगे, ठीक है, कि हमारा ओशन, डीप ओशन होता कैसा है, ठीक है। तो डीप ओशन में हमारा जीवन कैसे संभव है। तो पहली चीज़ तो प्रश्न ये आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दो ही हैं कि ये बहुत डार्क जोन है, ठंडा जो कोल्ड जोन है क्योंकि सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पा रही है, ये हाई प्रेशर का जोन है। तो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जीवन चल कैसा रहा है। तो जीवन यहाँ पे चलने का पहला कारण जिसको बोलते हैं मरीन स्नो। मरीन स्नो का मतलब तात्पर्य है कि वो ऑर्गेनिक कण, ठीक है, या वो ऑर्गेनिक पदार्थ जो कि क्या है ऊपर से, ठीक है, धीरे धीरे सिंक करते हुए नीचे की तरफ में आ रहा। तो ये बिल्कुल बर्फबारी की तरह प्रतीत इनको होता है हमें, ठीक है, बेंथिक जोन का। तात्पर्य वही है कि ऊपर वाले जीव जो हमारा यूफोटिक जोन है, आपके हमारा बेथाइल जोन, ये जो टॉप के ऊपर दो जोन दिख रहे हैं, इससे जब भी कोई जीव मरेंगे और वो नीचे वाले जोन में पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, एज भोजन के रूप में वो आपके अवेलेबल हो जाते हैं और उसको जीव खा रहे होते हैं। देन हमारे पास में क्या हाइड्रोथर्मल वेंट्स है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या चीज़ है, वो पृथ्वी की सतह पे वैसे क्रैक हैं, ठीक है, जहाँ से अंदर से हमें पृथ्वी के गर्भ से, ठीक है, हमें वहाँ से आपको क्या कहते हैं लावा के रूप में क्या है बाकायदा आपको ऊर्जा मिल रही होती है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वैसे भी हैं, ठीक है, जो सूरज की रोशनी के नहीं मिलने की अभाव में, ठीक है, क्या करते हैं, इस लावा से मिलने वाली ऊर्जा से भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है क्या, सूरज की रोशनी में भोजन का अपना बनाना, उसको कहा इसलिए कहा था फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या होता है, कीमोसिंथेसिस है। इनके अंदर में अपने बॉडीज के अंदर में खुद बहुत कई प्रकार के सेल होते हैं, तो क्या करते हैं, ये हीट से क्या अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को हम समझा जा सकता है। एंड लास्ट इसको कहा जाता है, ठीक है, कि कोरल रीफ जो हमारा जोन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा प्रश्न पे ही खत्म करते हैं, ठीक है, कि कोरल रीफ्स क्या वजह है कि कोरल रीफ्स का जो एरियाज है वहाँ पे हमें ओशन के तुलना में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता देखने को मिलती है। तो उसका कारण ये चीज़ है क्योंकि ये वो जोन ऐसा जहाँ पे कि आपको बहुत सारा सनलाइट अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारा फूड अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल भी हैं, ठीक है, एंड ये क्या करता है, हैबिटेट को बहुत सारा सपोर्ट भी करता है। एक चीज़ और भी है कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे जीवों की बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन में रहेंगे, ठीक है, और मिक्स्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स जहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे अधिक देखने को मिलती है या वहाँ पे जीन पूल हमारा बहुत रिच होता है। तो यहाँ पे आके मरीन इकोसिस्टम्स का हमारा सेकेंड पार्ट का लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू।